हेलो दोस्तों। आज की कहानी है काल्पनिक और आप लोग देख रहे हो सीनियर डेटी। कहानी की शुरुआत में बिजली की गति से खेत के ऊपर से कुछ निकल जाता है, मगर कुछ भी समझ नहीं आता। अगले सुबह खेत के मालिक देखता है कि पूरा तेज तहस नहस हो गया है। वो ये सब कुछ अपने तीनों बेटे को दिखाता है और उसमें से छोटा बेटा, जिसका नाम इवान है, उसको रात में रखवाला करने के लिए कहता है। जब वो रात में खेत में पहरा दे रहा था, तब वो बहुत बड़ा एक सफेद घोड़े को देखता है। वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी फेंकता है। वो घोड़ा रस्सी के साथ इवान को भी लेके भागता रहता है, मगर कुछ देर जाके घोड़ा एक दलदल में गिर के डूबने लगता है। इवान को उसे देख के बहुत ही दुख होता है, इसीलिए वो घोड़े के रस्सी को एक विंड मिल के साथ बांध के उसे ऊपर खींच लेता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, इसीलिए इवान उससे फसल ना खराब करने की वादा करके उसको छोड़ देता है। इसके बाद वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। सुबह जब इवान का नींद खुलता है, तब वो अस्तबल में दो घोड़े को देखता है। वहाँ पे एक छोटा घोड़ा भी था। ये उस घोड़ी की बच्चा है जिसको वो रात में छोड़ दिया था। वो इवान को बताता है कि उसका माँ ने उसका ऊपर खुश होके ये दो घोड़े को दिया है और उसका उसको साथ रहने के लिए भेजा है। अब इवान देखता है कि उसका पापा उस अस्तबल की तरफ आ रहा था। वो उसका पापा के हाथ से पीटना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस छोटे घोड़े पर बैठ जाता है। वो घोड़ा उसे लेकर बिजली से भी तेज भागता है। इवान ये देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद वो छोटे घोड़ा उस दोनों घोड़े को भी बुला लेता है। इवान वो दोनों घोड़े को बेचने के लिए बाजार में लेके जाता है। बाजार की सब लोग वो घोड़े को देख कर आश्चर्य हो जाता है। वो छोटा घोड़ा कहता है कि जो आदमी बेंच के ऊपर बैठा है, तुम उसको ये बेच दो। मगर इवान चाहता था कि इस घोड़े को शाही दरबार में, मतलब कि राजा को बेचे, जिसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिले। उस देश का राजा बहुत ही हरामी था। वो उस घोड़े को ले भी लेता है और उसे पैसा भी नहीं देता। इस बात से इवान को बहुत ही बुरा लगता है और वो छोटे घोड़े से कहता है कि वो फिर उस दोनों घोड़े को बुला ले। वो दोनों घोड़ा उसका इशारा सुन के वहाँ पे आ जाता है और राजा भी उसका पीछे करते हुए वहाँ पे आता है, मगर वो बोरी की बस्ता में गिर जाता है, जिससे राजा की पूरा चेहरा सफेद हो जाता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन प्रजा के सामने राजा इवान को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसमें उसका कोई गलती ही नहीं था। इसीलिए वो राजा मंत्री की बात सुनकर उसे घोड़े को देखभाल करने के लिए रख लेता है, जिससे वो लोग इवान से बदला ले सकता है। धीरे धीरे इवान अपने मेहनत से सबको खुश कर लेता है। यहाँ पे राजा को सब लोग जार कहता है। जार का मंत्री उसे कहता है कि इवान को ऐसे इम्पॉसिबल काम करने के लिए कहना चाहिए जो कंप्लीट नहीं कर सकता, जिससे वो उसको मार सकता है। वो जार से उसको फायर लाने के लिए कहता है, जिसे आज तक कोई भी लेके नहीं आ पाया। वो लोग इवान को इस काम के लिए कहता है और इवान इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। घोड़ा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, मगर इवान नहीं मानता। इसीलिए घोड़ा उसे एक जंगल में लेके जाता है, पेड़ के पास, जहाँ पे डांट फल था, जो फायरबाट को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उस फल को खाते ही सो जाता है। इसके बाद इवान उस फल को लेके घोड़े के साथ वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे फायरबाट था। दरअसल फायरबाट जमीन के नीचे था, इसीलिए इवान वो सब डांट को जमीन में बिछा देता है। उस डांट की खुशबू से वो फायरबाट बाहर आ जाता है और वो उस सारे डांट को खा लेता है और उसका बाद बेहोश हो जाता है। जब इवान और घोड़े मिलकर उसे पकड़ने जाता है, तब उसका ज्ञान फिरता है और वो दोनों को भगाने लगता है, मगर वो आखिरी डांट खत्म होते ही वो फायरबाट बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। जब सुबह फायरबाट को होश आता है, वो देखता है कि उसको जंजीर में बांधा गया है। फायरबाट की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसको देख के इवान को दया आ जाती है और उसे वो छोड़ देता है, जिसका बदले में फायरबाट उसे एक पंख देता है, जिससे वो फायरबाट को कहीं पे भी बुला सकता है। इसके बाद इवान राज्य में वापस आ जाता है, जहाँ पे वो सबको एक कहानी बताता है, मगर कोई इसके बात पे यकीन नहीं करता है। वो फायरबाट की पंख भी सबको दिखाता है, मगर फायरबाट के बिना फायरबाट की पंख भी नहीं जलता है। जब राजा इवान को मारने ही वाला था, तब वहाँ पे फायरबाट आ जाता है, जिसको देख के सबको यकीन हो जाता है कि इवान सच कह रहा था।
इसका वजह से जार उसे मार नहीं पाता, मगर इससे जार और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो मोंटी के साथ मिलके फंदी आड़ता है। मोंटी उस जार से कहता है कि इवान को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लेके आने के लिए, जो वो किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वो उसे मार सकता है। और अगर वो उसको लेके आ जाएगा तो आप उससे शादी कर लेना। जार को उसका मोंटी का ये सुलह बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो इवान को इस काम को करने के लिए कहता है। इवान उसे ले आने के लिए उस बर्फीली माउंटेन पे पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पे पहुंचता है, वहाँ पे बर्फ के एक मोटा दीवार को देखता है, जिसे वो लोग भेद नहीं सकता था। मगर तभी उसका पंख उसका हाथ से निकल के उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उस दरवाजे की बर्फ को वो पानी में पिघल देता है। उस पानी के साथ वो घोड़ा भी बह जाता है। इस तरफ इवान किले के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारा लड़की दिखाई देता है, मगर उसे पता नहीं चलता कौन राजकुमारी है। तब वहाँ पे फायरबार्ड की ओर पंख आता है और एक लड़की को नींद से उठा देता है। उसके बाद इवान भी समझ जाता है कि वही राजकुमारी है। इवान उसे कहता है कि हमारा जार आपसे शादी करना चाहता है। वो लड़की उससे कहता है कि आप दुनिया में असली हीरो नहीं बचा हुआ है, इसीलिए वो किसी से शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए वो उस किले से कूद जाता है। इवान भी अपने जान का परवाह नहीं करके वो भी कूद जाता है। वो दोनों नीचे गिरने ही वाला होता है, तब वो छोटे घोड़े को पांख निकल आता है और वो उस दोनों को बचा लेता है। इससे वो लड़की इवान को पसंद करने लगता है। अगले सुबह इवान राजकुमारी को लेकर राजमहल में पहुंच जाता है। इवान को सही सलामत देख के राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, मगर ना चाहते हुए भी राजा को उसे प्रमोशन देना पड़ता है। अब जार राजकुमारी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तब राजकुमारी कहता है कि वो अंगूठी के बिना शादी नहीं करेगा, मगर वो अंगूठी उसका दादी माँ का होना चाहिए, जो ओशियन में गिर गई थी। उसका बिना वो शादी नहीं कर सकता। तब राजा और मंत्री मिलकर एक काम इवान को दे देता है। वो घोड़े को भी इस अंगूठी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो अपने मॉम से हेल्प मांगता है। तब उसका मॉम उसे हेल्प करता है और कहता है कि वो अंगूठी एक व्हेल मछली के पेट में है, जो अब एक द्वीप बन गया है। ये सुनकर वो घोड़ा इवान को लेके समुद्र के बीच में पहुंच जाता है, मगर तभी इवान पंछी से टकरा के समुद्र में गिर जाता है। मगर समुद्र के अंदर जाके वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे जंजीरें हैं, जिससे वो व्हेल मछली बंधा हुआ है। वो दोनों व्हेल मछली से पूछता है कि उसको क्यों बांधा गया है। व्हेल मछली की आंखों से आंसू गिरता है और वो कहता है कि वो कुछ शिप को निकल गया था, जिसका लिए उसको सजा मिला है, इसीलिए उसे जंजीर से बांधा गया है, क्योंकि वो उस शिप को बाहर निकल नहीं सकता था। इवान को एक आइडिया आता है। वो उस घोड़े के साथ उसका नाक के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके वो गुदगुदी करता है, जिसके लिए उस व्हेल मछली को छींक आता है। और जैसे ही वो छींकता है, उसके साथ साथ वो सारे जहाज भी बाहर निकल आता है और उसका जंजीरें भी टूट जाता है। जिसके बाद वो व्हेल मछली भी वहाँ से आज़ाद होके चला जाता है। इसके बाद वहाँ पे एक केकड़ा आता है, जो उसे राजकुमार की अंगूठी देता है और वो कहता है कि ये व्हेल मछली ने भेजा है। अंगूठी लेकर इवान वापस आ जाता है और उसका बाद वो राजकुमार के पास जाता है और राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। मगर जार ने उसे और उसके घोड़े को राजकुमार के रूम में देख लिया था, इसीलिए वो गोली चलाता है। सीधा जाके वो गोली उस घोड़े को लगता है, जिससे वो घोड़ा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद इवान के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था, जिससे वो इवान को कारागार में डाल देता है और ऐलान किया जाता है कि उसे कुछ ही दिनों में मौत दिया जाएगा। इस बात से वो घोड़ा और राजकुमारी दोनों ही बहुत ही दुखी होता है। राजकुमारी इस घोड़े के पास आता है और उसे कहता है कि उसने जार से कहा है कि उससे शादी करने के लिए उसे पहले जवान होना होगा, जिसके लिए उसे पहले तीनों कुंडों में नहाना होगा, जिसमें पहले कुंड में होगा उबलता हुआ पानी, दूसरे में होगा बर्फ और तीसरे में होगा उबलता हुआ दूध। वो ये सब कुछ उस जार को मारने के लिए कह रहा था, मगर उसका मंत्री उसे बचा लेता है और कहता है कि इसको पहले इवान के ऊपर ही टेस्ट किया जाएगा। अगर इवान को बचाना है तो पहले उबलते हुए पानी में वो इवान के साथ अंगूठी देना होगा, दूसरे में इवान के साथ फायरबार्ड की पंख देना होगा और तीसरे में इवान के साथ लाइफ और डेथ की फ्लावर देना होगा। उन लोगों के पास दो चीज़ था,
मतलब कि वो अंगूठी भी था और उस फायरबर्ड की पंख भी था, मगर उन लोगों के पास लाइफ और डेथ की फ्लावर नहीं था, जो सिर्फ दुनिया की आखिरी छोर में ही मिलेगा। उस फ्लावर को लाने के लिए वो घोड़ा निकल जाता है। वो बिजली की रफ्तार से जाता है और एक जगह पे जाके गिर जाता है। इस तरह वो तीनों कुंडों को ले आया जाता है, जिसमें पहले में था उबलता हुआ पानी, दूसरे में ठंडी बर्फ और तीसरे में था उबलता हुआ दूध। जार सबके सामने ये कहता है कि अगर इससे इवान बांध जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और उसे पहले कुंड में धकेल देता है जिसमें उबलता हुआ पानी था। तभी राजकुमार भी उसका दादी की अंगूठी उसमें फेंक देता है, जिससे इवान उछलकर दूसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें बहुत ठंडा बर्फीला पानी था, जिससे वो जमने लगता है। तब वो फायरबर्ड जोर से चीखता है जो वहाँ पे बांधा हुआ था। उसका वजह से वो फायरबर्ड की पंख वहाँ से निकल के वो कुंड में गिर जाता है जिसमें इवान जम गया था। वो पंख की वजह से फिर से इवान बांध जाता है और उससे उछल के दूसरे में गिर जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध था। वो उसमें काफ़ी देर तक रहता है। सबको लगता है कि वो मर गया है, इसीलिए सब लोग जाने लगता है। और दूसरे तरफ जहाँ पे वो घोड़ा गिरा था, वो वहाँ पे देखता है कि उसके पास ही वो लाइफ एंड डेथ की फ्लावर पड़ा हुआ है, जो उससे कहता है कि जो उसे तोड़ता है वो मर जाता है। मगर इसका परवाह किए बिना ही वो उस फूल को तोड़ लेता है और वहाँ पे लेके आ जाता है, जिसके बाद वो उस फ्लावर को उस कुंड में गिरा देता है, जिससे फिर से इवान बच जाता है, जिसका वजह से इवान उसका अंदर से बहुत ही चमकते हुए बाहर निकलता है, जिसको देख के वहाँ पे रहने वाले सारे पुजारी खुश हो जाता है। इवान की रूप पहले से ही बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका था। इसका वजह से राजा बहुत ही जेलस हो जाता है और वो खुद ही कुंड में कूद जाता है, और वो दूसरे पल ही उसके अंदर से एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकल जाता है। वो उसके अंदर कैद होकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। ये सब कुछ देख के पूरा प्रजा बहुत ही खुश हो जाता है और वो लोग उस राजा के बदले में इवान को ही अपने राजा मान लेता है। दूसरे ओर उस घोड़े को लगता है कि वह मरने वाला है, क्योंकि फूल ने उसे ये कहा था, मगर राजकुमारी उसे कहता है कि फूल सबको ऐसे फूल बनाता है। इसके बाद राजकुमारी और इवान एक साथ हो जाता है और ऐसे ही इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।